गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब? पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे सब। अपन अंडाशय पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में अपन ने अंडाशय की संरचना कंप्लीट कर ली थी। अंडाशय क्या है तो ध्यान रखना, अंडाशय मादा में प्राथमिक जनन अंग है, एक जोड़ी पाए जाते हैं। क्लियर बात? तो अपन ने अंडाशय की संरचना कंप्लीट कर ली थी। अब इसके बाद सहायक जनन अंग, अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे अपन? सहायक जनन अंग। तो सहायक जनन अंगों में अपन ने देखा था, सहायक जनन अंगों में आपको क्या क्या याद रखना है। सहायक जनन अंग में अपन पढ़ेंगे एक तो फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, गर्भाशय और वेजाइना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें अंडवाहिनी। सहायक जनन अंगों में सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका क्या बोलते हैं इसको? और अंडवाहिनी। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र का मैंने आपको डायग्राम समझाया था, उस समय बताया था कि फैलोपियन नलिका क्या है। फैलोपियन नलिका एक नलिका नुमा संरचना है। नलिका नुमा संरचना है जिसके 3 भाग होते हैं। फैलोपियन नलिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से मैंने आपको बताया था? इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो देखो, एक तो होता है इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्थमस। फैलोपियन नलिका के कितने भाग हो गए? 3 भाग। फैलोपियन नलिका है, नलिका नुमा संरचना है और इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर। देखो, ठीक है, ये हो गया गर्भाशय। ये जो फैलोपियन नलिका है, इसका ये अंतिम भाग तो क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम, या प्रारंभिक भाग क्या बोलेंगे इसको? इनफंडिबुलम। ये जो इनफंडिबुलम भाग होता है, इसमें अंगुली की प्रवर्त नुमा संरचनाएं पाए जाते हैं, जिनको फिम्बरी क्या बोलते हैं? फिम्बरी या झलरी। फिम्बरी या झलरी। फिर ये जो फैलोपियन नलिका का मध्य भाग होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एम्पुला। ये थोड़ा चौड़ा भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। और जो भाग बिल्कुल गर्भाशय के समीप होता है, उसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। ठीक है, अब इसमें आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी जो नलिका है, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। दूसरी बात, फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, इस्थमस भाग होता है वो गर्भाशय के बिल्कुल पास होता है या गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। इनफंडिबुलम भाग में क्या पाई जाती है? फिम्बरी या झलरी। तो देखो, यहां क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है और ये अंडाणु कहां आता है? फैलोपियन नलिका में। झलरी के द्वारा अंडाणु कहां आता है? एम्पुला भाग में आता है।
ठीक है। इस एम्पुला भाग में तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीन चीजें क्या? पहली बात ध्यान रखनी है, एम्पुला है, इसमें मियोसिस सेकेंड पूर्ण होता है। इस मियोसिस सेकेंड को अपन द्वितीयक परिपक्वन विभाजन भी कहते हैं। द्वितीय परिपक्वन विभाजन। तो एम्पुला भाग में पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है आपको कि एम्पुला में द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है या मियोसिस सेकेंड पूर्ण होता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, एम्पुला भाग है, इसमें निषेचन होता है। निषेचन होता है। तीनों ही ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी चीज, निषेचन के बाद क्या होता है? भ्रूण का विकास। तो जो भ्रूणीय विकास है, भ्रूणीय विकास का प्रारंभ कहां होता है? एम्पुला में। तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तीनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं कि निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका के किस भाग में होगी? एम्पुला में। या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मादा में निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? तो ध्यान रखना, फैलोपियन नलिका में। निषेचन कहां संपन्न होगा? फैलोपियन नलिका में। और फैलोपियन नलिका में भी कहां होगा? एम्पुला भाग में। तो इस एम्पुला में ये तीन चीजें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहली, मियोसिस सेकेंड या द्वितीय परिपक्वन विभाजन कहां होगा? एम्पुला में। दूसरी बात, निषेचन फैलोपियन नलिका के किस भाग में होगा? एम्पुला में। और भ्रूणीय विकास का प्रारंभ कहां होता है? एम्पुला में। क्लियर बात? ये हो गई अब फैलोपियन नलिका। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो सहायक जनन अंग है वो है गर्भाशय। दूसरा सहायक जनन अंग है गर्भाशय या यूट्रस। गर्भाशय या यूट्रस। अब देखो, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका का अंतिम भाग कौन सा है? इस्तमस। कौन सा है? इस्तमस। ठीक है। ये जो इस्तमस है, इस्तमस रूपांतरित होकर गर्भाशय का निर्माण करता है। फैलोपियन नलिका का पश्च भाग कौन सा है? इस्तमस। ये इस्तमस आगे रूपांतरित होकर के किसका निर्माण करेगा? गर्भाशय का निर्माण करता है। अब देखो, हालांकि अपने सिलेबस में ये चीजें नहीं दे रखी है, लेकिन जो गर्भाशय है ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। उनमें से मनुष्य में किस प्रकार के गर्भाशय पाए जाते हैं? तो मानव है, मानव में सिंप्लेक्स प्रकार के गर्भाशय पाए जाते हैं। मानव में सिंप्लेक्स प्रकार की गर्भाशय पाए जाते हैं। मानव में कौन से गर्भाशय होंगे? सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों गर्भाशय हैं ये जुड़ करके एक ही गर्भाशय का निर्माण करते हैं। बाकी जो गर्भाशय हैं 3, उनमें किसी ना किसी माध्यम के द्वारा दोनों गर्भाशय अलग अलग होते हैं। फिलहाल अपन उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो यही चीज ध्यान रखना
कि मानव में किस प्रकार के गर्भाशय पाए जाते हैं, सिंप्लेक्स प्रकार के गर्भाशय पाए जाते हैं। और ये जो सिंप्लेक्स प्रकार के गर्भाशय हैं ये विकसित गर्भाशय है। सबसे विकसित गर्भाशय कौन से होते हैं, सिंप्लेक्स प्रकार के, जो मानव में पाए जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, इस गर्भाशय को अपन बच्चा दानी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बच्चा दानी। ठीक है, तो गर्भाशय में ध्यान रखना, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका का जो अंतिम भाग है वो रूपांतरित होकर के किसका निर्माण करता है, गर्भाशय का। मानव में सिंप्लेक्स प्रकार के गर्भाशय पाए जाते हैं जो सबसे विकसित गर्भाशय होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो अपन बात करेंगे जो गर्भाशय है, जब मादा जनन तंत्र का डायग्राम मैंने आपको समझाया था उस समय मैंने बताया था कि जो गर्भाशय की दीवार है, गर्भाशय की दीवार में 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर, 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, 3 स्तर कौन कौन से, तो देखो नंबर 1 एपीमेट्रिया, दूसरा मायोमेट्रियम, और तीसरा स्तर कौन सा है, एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की दीवार में कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, सबसे पहले बात करें एपीमेट्रियम, तो ये सबसे बाह्य स्तर होता है, सबसे बाह्य स्तर। ठीक है, ध्यान रखना, गर्भाशय के सबसे बाह्य स्तर को क्या बोलते हैं, एपीमेट्रियम। क्लियर बात। फिर मायोमेट्रियम, तो ये ध्यान रखना गर्भाशय का मध्य स्तर होता है, गर्भाशय के मध्य स्तर को क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और ये मध्य स्तर है, इसमें अरेखित पेशियां पाई जाती है। कौन सी पेशियां मिलेगी, अरेखित पेशियां। ठीक है, तो ये 2 चीजें ध्यान रखना, मायोमेट्रियम गर्भाशय का मध्य स्तर है और ये अरेखित पेशियां इसमें पाई जाती हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी अरेखित पेशियां कहां पाई जाती है, तो सबसे लंबी अरेखित पेशियां गर्भाशय के मायोमेट्रियम स्तर में पाई जाती है। क्लियर बात। तीसरा स्तर है वो है एंडोमेट्रियम, ये क्या है, सबसे आंतरिक स्तर, सबसे आंतरिक स्तर। गर्भाशय के सबसे आंतरिक स्तर को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या आर्तव चक्र होता है, उस आर्तव चक्र के दौरान गर्भाशय के किस स्तर में परिवर्तन होंगे। ठीक है, आर्तव चक्र के दौरान गर्भाशय के किस स्तर में परिवर्तन होते हैं, तो ध्यान रखना एंडोमेट्रियम में, यानी रज चक्र के दौरान, रज चक्र के दौरान इसमें परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन का मतलब रज चक्र में गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर है ये टूटता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम स्तर में क्या होते हैं, रज चक्र के दौरान परिवर्तन होते हैं। दूसरी बात, प्रसव के दौरान जो संकुचन होते हैं वो संकुचन मुख्य रूप से गर्भाशय के किस भाग में होंगे, तो वो ध्यान रखना मायोमेट्रियम में। ठीक है, मायोमेट्रियम में क्या होते हैं, प्रसव के दौरान
संकुचन। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली क्या कि प्रसव के दौरान जो संकुचन होते हैं वो किस स्तर में होंगे? गर्भाशय के मायोमेट्रियम में। रज चक्र के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं वो चक्रीय परिवर्तन किसमें होंगे? एंडोमेट्रियम में। क्लियर बात? ये हो गए गर्भाशय की दीवार में 3 स्तर। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना, गर्भाशय है इसके 3 भाग होते हैं। डायग्राम में मैंने समझा दिया था, गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग फंडस, मध्य और मुख्य भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? काय, और अंतिम भाग होता है संकरा होता है जिसको क्या बोलते हैं? गीर्वानाल या सर्वाइक्स। क्लियर बात? ये 3 भाग किसके होंगे? गर्भाशय के। अब तीसरा सहायक जनन अंग वो है वेजाइना या योनि। ठीक है, तो सहायक जनन अंगों में पहला अपन ने पढ़ा अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, दूसरा भाग पढ़ा गर्भाशय, और तीसरा भाग है वो है योनि, योनि या वेजाइना। ठीक है, योनि या वेजाइना। तो देखो, मूत्राशय के नीचे एक छोटी थैली नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? योनि। कहां मिलेगी ये? मूत्राशय के नीचे छोटी थैली नुमा संरचना। ठीक है, मूत्राशय के नीचे छोटी थैली नुमा संरचना है जिसको क्या बोलते हैं? योनि। ठीक है, फिर मूत्राशय के द्वारा जो मूत्रवाहिनी निकलती है वो मूत्रवाहिनी और योनि दोनों आपस में संयुक्त होकर के, ठीक है, मूत्र जनन मार्ग का निर्माण करते हैं। क्लियर बात? अब देखो, ये जो योनि है ये बाहर भग या वुल्वा, योनि होती है वो बाहर भग या वुल्वा के रूप में खुलती है। वुल्वा के रूप में खुलती है। ठीक है, इनके खुलने के स्थान पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है? पतली झिल्ली, जिसको हाइमन कहते हैं। योनि जिस भाग में खुलती है, खुलने के स्थान पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? हाइमन। और ये जो हाइमन झिल्ली होती है प्रथम बार मैथुन की क्रिया के दौरान फट जाती है। क्लियर बात? तो ये तीसरा सहायक जनन अंग हो गया योनि। एक चीज ध्यान रखना, जो गर्भाशय है, गर्भाशय का कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखना, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। कार्य मैंने नहीं बताया था वहां पर, तो ध्यान रखना, गर्भाशय में क्या होता है? गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। क्लियर बात? अब देखो, इसके बाद अपन बात करें तीसरा पॉइंट, वो है सहायक जनन ग्रंथियां। तीसरा पार्ट क्या पढ़ेंगे? जनन ग्रंथियां। ठीक है, और मादा है, मादा में अपन कौन सी जनन ग्रंथि पढ़ेंगे? बार्थोलिन। मादा में कौन सी पाई जाती है? बार्थोलिन पाई जाती है। ठीक है, ये एक जोड़ी होगी, बार्थोलिन एक जोड़ी।
अब देखो, पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि जो बार्थोलिन ग्रंथि है ये योनि छिद्र के दोनों ओर पाई जाती है। योनि छिद्र के दोनों ओर, ठीक है। बार्थोलिन ग्रंथि कहां मिलेगी? जहां पर योनि छिद्र होता है उसके दोनों ओर, यानी उसके पार्श्व में बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। क्लियर बात? दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ये जो बार्थोलिन ग्रंथि है ये नर की काउपर ग्रंथि के समजात होती है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो नर के काउपर के समजात होती है? बार्थोलिन ग्रंथि। तो बार्थोलिन ग्रंथि नर की काउपर ग्रंथि के समान होती है। अब देखो, कार्य वही होगा जो काउपर ग्रंथि का था। काउपर ग्रंथि क्या करती है? एक क्षारीय पदार्थ का स्राव करती है। वो क्षारीय पदार्थ मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है और जो मूत्र मार्ग है उसकी अम्लीयता को नष्ट करता है। तो यहां पर भी जो बार्थोलिन ग्रंथि है इसके द्वारा क्षारीय तरल का स्राव होता है। क्षारीय तरल का स्राव, और ये जो क्षारीय तरल होता है ये क्या करता है? योनि मार्ग को या योनि को क्षारीयता प्रदान करता है। ठीक है, बार्थोलिन ग्रंथि क्या करेगी? योनि को क्षारीयता प्रदान करती है और योनि को चिकना या स्नेहन में सहायता करती है। ये कार्य किसके हो गए? बार्थोलिन ग्रंथि के। ठीक है, इसके अलावा जनन ग्रंथियों में एक ग्रंथि और होती है जिसको अपन स्किनी ग्रंथियां कहते हैं। स्किनी ग्रंथियां भी योनि छिद्र के पास पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार्थोलिन ग्रंथियां किसके समजात होती हैं? नर की काउपर ग्रंथियों के समजात। क्लियर बात? तो अपन ने देखो प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंगों में वर्षण पढ़े थे। फिर सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंगों में अपन ने गर्भाशय, फैलोपियन नलिका और योनि के बारे में पढ़ा। जनन ग्रंथियों में अपन ने बार्थोलिन ग्रंथियां पढ़ी। और अंतिम भाग है वो है बाह्य जननांग। बाह्य जननांग, तो बाह्य जननांग मैंने आपको 4 बताए थे। सबसे पहले ध्यान रखना आप मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है? तो ध्यान रखना, वसामय ऊतकों से बनी एक मोटी संरचना, वसामय ऊतकों से बनी मोटी संरचना है। जिस पर रोम पाए जाते हैं। जिस पर रोम पाए जाते हैं। पहली बात, पहला पॉइंट क्या हो गया? मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, बृहद प्रकोष्ठ। बृहद प्रकोष्ठ, ठीक है, वृहद प्रकोष्ठ। और इसका दूसरा नाम क्या है, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। लेबिया
मेजोरा। ये वृद्धबगोष्ठ क्या है? तो ये बड़े दो ओष्ठनुमा संरचनाएं होती हैं जिसके बाहर की ओर रोम पाए जाते हैं और आंतरिक स्तर या आंतरिक सतह इसकी चिकनी होती है। ठीक है। तीसरी चीज ध्यान रखना, लघु बगोष्ठ। लघु बगोष्ठ, ठीक है। लघु बगोष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। तो जो वृद्ध बगोष्ठ या लेबिया मेजोरा है उसके अंदर की ओर दो छोटी ओष्ठनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं? लघु बगोष्ठ या लेबिया माइनोरा। और लास्ट ध्यान रखना, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस हिंदी में इसको बोलते हैं भगसेक। क्लाइटोरिस या भगसेक, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो क्लाइटोरिस है यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये क्लाइटोरिस नर के सीसन के समजात संरचना है। ठीक है। क्लाइटोरिस नर के पेनिस या सीसन के समजात संरचना है। और मैथुन के समय या मैथुन क्रिया के दौरान ये उत्तेजना पैदा करता है। तो बाह्य जनांग में 4 जनांग है, मॉन्स प्यूबिस, वृद्ध बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ और क्लाइटोरिस। ठीक है। इसी के साथ ये जो अपना टॉपिक है मादा जनन तंत्र, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अपन ने नर जनन तंत्र पढ़ लिया और मादा जनन तंत्र पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तवय चक्र और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।